जी, अब स्क्रीन सबको क्लियर है। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इससे पहले वो जो मैंने लेक्चर दिया है एक अफ्तारी से पहले वाला, उसमें आप देखते ना तो फ्रेशनेस की इंतहा हुई थी। खैर, आज हमारा लेक्चर है जी, 8वां चैप्टर है, द यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल अफेयर के अंदर आपने वो जो पीछे स्टोरी पढ़ी है, बैलेंस ऑफ पावर और यूनिपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी, इसकी आपको हमार समझ आ गई थी? सर आप मुझे बोल रहे? जी जी। जी जो सर। हमने बैलेंस ऑफ पावर और यूनिपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो समझ आ गया था? सर थोड़ा बहुत आया था क्योंकि मैंने रीड किया था, मेरे से क्लासेस मिस हुई थी, तो मैंने बाद में उसका आपकी जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने सुनी थी। अच्छा, ठीक हो गया। बाकी जो बच्चे मौजूद हैं, क्या उनको पिछले लेक्चर के अंदर कोई इशू या कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर, बिलाल, क्लियर हो गया, आबिद, क्लियर हो गया था। बुशरा, जवेरिया, जवाद, बेटा कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आज हम शुरू करते हैं इस पे, यूनाइटेड नेशन पे। ये मैंने यूनाइटेड नेशन का पार्ट ए लिखा है। इसका मतलब ये है कि इस अभी टॉपिक के अंदर कुछ चीज़ें और ऐड होनी है और कुछ इससे जो है वो डिस्कस किए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा इस तरह बनेगा कि द यूनाइटेड नेशन was established on the basis of peace, uh, peace protection, security, and uh, and decrease the level of mass destruction weapons in the globe. Do you agree this statement? If yes, provide the arguments, and these arguments must cover the current status of United Nations. स्टेटमेंट लंबी होगी है, थोड़ा आसान अल्फाज में बताता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा इसलिए कायम किया गया ताकि दुनिया के अंदर अमन को कायम किया जा सके। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो जो आपने दलील देनी है वो यूनाइटेड नेशन के करंट स्टेटस को मद्देनज़र रख कर करना है, आपने दलील देनी है। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक एक्सटेंशन है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो कि इससे पहले कायम हो चुका था। वो इंस्टीट्यूशन क्या था? उस इंस्टीट्यूशन का नाम था लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या है? कौमों की एक जमात। यूनाइटेड नेशन कौमों को इत्तेहाद में रखने वाला इदारा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर अपने लेक्चर का देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। We will initially we will focus upon introduction and historical background of United Nations. Then we will move towards main organ of United Nations. Then we will highlight the function and power of General Assembly. Then function and powers of Security Council. Then United Nations program and funds. And in our further lectures, we will discuss the current status of United Nations. ठीक हो गया जी? अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क के ऊपर। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें, ये इमेज जो आपके सामने आ रही है, ये इस इमेज के बारे में एक नज़रिया ये भी पाया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन से पहले जो लीग ऑफ नेशन थी उसका फॉर्मेट जो है या उसकी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह की थी। यहाँ पे एक बात और ज़हन में रखिए, ये जो हमने टाइटल दिया है कि पर्पस ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था, तो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के अंदर हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि इनिशियली स्टेट्स जो थी वो किस तरह कायम होती थी कि जहाँ पे रिसोर्सेज और जहाँ पे जो है वो, यानी रिसोर्सेज से मुराद अगर इसको एलेबरेट करें कि जहाँ पे सब्जा और पानी मिलता था वहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते थे।
जिसकी बुनियाद पर हमें ज़्यादातर नॉमेड जो बद्दू कबीले थे उनकी जो कायम करदा रियासतें थी वो सामने आती थी और सामने आई थी। इनिशियली जो स्टेट कायम हुई थी वो स्टेट थी ओरिएंटल एम्पायर, जो कि हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। और वो ओरिएंटल एम्पायर जो थी वो दरियाए दजला, फरात, दरियाए नील और दरियाए गंगा जमुना के गिर्द कायम हुई थी। फिर इस पे भी एक ज़िमनन हमारी डिस्कशन हुई कि उस वक्त माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट था और कोई प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी जो कि स्टेट्स के जो वहाँ पे स्टेट्स के अंदर एक अनरेस्ट सिचुएशन होती थी उसको टैकल कर सके। अब जब ये पोजीशंस हमारे सामने आती हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ जो ग्रोह हैं ये वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, चाहे वो ट्राइब्स हैं चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करते हैं और अटैक करने के बाद जिसको जो चीज़ मिलती है वो उठा कर ले जाता है। उसमें कोई जान माल और किसी चीज़ की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब ये एक इनिशियल लेवल था। फिर हिस्ट्री थोड़ा सा ट्रेवल करती है, वक्त गुजरने के साथ कुछ इंस्टीट्यूशन सामने आते हैं जिनमें सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो ये बनाया गया कि कोड ऑफ कंडक्ट को मुतय्यन किया जा सके और कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर चला जाए ताकि स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स भी नहीं, ये जो लोग हैं इनको ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए और सोसाइटी जो है वो एक सिविलाइज्ड मैनर में जो है वो फ्लरिश कर सके। ये एक एजेंडा था। अच्छा, फिर दुनिया के अंदर इनकलाबात आए, कुछ एजेस बताई गई कि ये डार्क एजेस थी, फिर ब्रॉन्ज एज हैं, फिर जो है वो आगे मॉडर्न एज हैं, बल्कि मॉडर्न और ब्रॉन्ज एज के दरमियान भी एक आती है कि जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। फिर पहले आपको जो सिविलाइजेशन नज़र आती है उस सिविलाइजेशन के अंदर रिलीजन की डोमिनेंस है और उसमें चर्च की डोमिनेंस हमें नज़र आती है। एक स्टेट कलोनियलाइजेशन, एक जो है वो स्टेट स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है वर्ल्ड के अंदर। तो ये वर्ल्ड के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। किस बुनियाद पर? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, वॉर टेक्निक्स की बुनियाद पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बुनियाद पर, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहे। हमारे सामने जब ये स्टार्ट होती है 21वीं और 20वीं और 21वीं सदी, इसके अंदर दुनिया के अंदर जो है वो कुछ ऐसी जो हालात हैं वो चेंज होते हैं। और स्पेशली जब हमने ये पिछला लेक्चर बैलेंस ऑफ पावर का डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी कि वारफेयर टेक्निक्स चेंज होती हैं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान, वर्ल्ड वार 2 के स्पेशली बाद, और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का जो दरमियानी एरा है। अब 1914 और 1914 से 1919 तक जो वर्ल्ड वार 1 है उसके बाद एक प्लान सामने आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाया जाए जिसमें वर्ल्ड के सारी जो स्टेट्स हैं, चाहे वो डेवलपिंग हैं या डेवलप्ड हैं, या अपनी अपनी कैपेसिटी की बुनियाद पर, अपनी स्टेबिलिटी की बुनियाद पर, वो स्टेट्स जो हैं वो उस एजेंडे या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों और इनका काम क्या हो कि पूरे ग्लोब के अंदर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है उसको मेंटेन रखा जा सके। इस एजेंडे को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो है ये इसका जो पैटर्न था वो यही था, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, ये इसके बुनियादी एजेंडे थे जिनको लेकर ये जमात हमारे सामने आती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो लीग ऑफ नेशन है इसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अंदर जो मेन इंस्टीट्यूशन था वो क्या था? परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस थी। इसमें इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन था। ये इसका जो है वो एक कंपोजिशन थी। अच्छा, कायम ये कब हुई है? इट वाज फाउंडेड ऑन 1919 with 58 members and headquarter was in Geneva। अब वहाँ पे ये 58 मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्होंने क्या एजेंडा क्या था कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसको मेंटेन करें, चाहे ये लॉ जो है
वो टेरिटोरियल सॉवरेंटी के ऊपर आता है, ये इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर आता है, या कोई स्टेट इस तरह की है जो एनर्जी रिसोर्सेज की बुनियाद पर रिच है, या कोई स्टेट इस तरह की है जो नेचुरल रिसोर्सेज की बुनियाद पर रिच है। तो अब क्या करेगी कि जो ये लीग ऑफ नेशन है ये इन स्टेट्स को अपने साथ मिलाएगी और ओवरऑल ग्लोब जो है वहाँ पे कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या लेस डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको उनकी लिस्ट बनाने के बाद उनको रिसोर्सेज जो हैं बाकी स्टेट से लेकर उन तक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, कोई मेडिकल फैसिलिटेशंस हैं उनको प्रोवाइड करना। फिर जो इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन में जो इंस्टीट्यूशन हमारे सामने आ रहे हैं कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका स्ट्रक्चर है, जो फाउंडिंग आप समझ लें कि उसकी फाउंडेशंस हैं। इन फाउंडेशंस की बुनियाद पर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी। मकसद क्या है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आएंगे उनको आपने देखना है। फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन 1919 तक ये ज़हन में रखें कि वॉर हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है और वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्सिक्वेंसेस स्टेट्स के ऊपर आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स डिक्लाइन का शिकार हैं, कुछ स्टेट्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ आ रही हैं। फिर एक और मसला यहाँ पे ये होता है, वर्ल्ड वॉर 1 ने इम्पैक्ट छोड़े हैं सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली क्या हुआ है कि तमाम जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे डेमोक्रेसीज हैं, चाहे कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, चाहे किंगशिप है, वो एक दफ़ा जो है वो कोलैप्स कर गए हैं और स्टेट्स जो हैं वो मल्टीपोलैरिटी की बुनियाद पर और अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर जो है वो दूसरों के साथ अटैच होकर अपने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको मेंटेन रखे हुए हैं। एक चीज़ जो है वो ये आ गया इनका जो है वो पॉलिटिकल बुनियाद पर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर ये है कि जो सोसाइटी जो कि फॉर्म हुई थी, हमने सोसाइटी की डेफिनेशन ये की है कि दो या दो से ज़्यादा लोग या दो या दो से ज़्यादा अफराद जो किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और उनका मकसद क्या हो कि कॉमन नेसेसिटीज़ जो हैं उनको शेयर किया जाए। और फिर ये है कि उनका मकसद ये भी था कि वो स्टेट और सोसाइटी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो उनकी जो यानी एक तो वो आइसोलेशन का शिकार ना हो सके, दूसरा उनकी एक रिकग्निशन हो सके, तीसरा उनकी एक एफिलिएशन हो सके पॉलिटिकल भी। अब ये उनका मकसद था। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि स्टेट्स जो हैं वो एक्सेस पावर की बुनियाद पर, म्यूचुअल कोलैबोरेशन की बुनियाद पर, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर इकट्ठी हुई हैं, ब्लॉक्स बने हैं और ब्लॉक्स ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और उसमें मकसद क्या है? उसमें मकसद है कोई अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो हो सकता है वहां से हमें इकोनॉमी मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाए, या हम टेरिटरी जो टेरिटरी रिसोर्सेज की बुनियाद पर रिच है उसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाएं, हम अपना टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो है उसको एक्सपेंड कर लें। तो ये वो एजेंडे हैं जिसने सोशली एक इंडिविजुअल को या सोसाइटी को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दिया है कि वो किस मकसद के लिए स्टेट के साथ जुड़े थे, सोसाइटी के साथ जुड़े थे, लेकिन वो मकसद जो है ये वो तमाम मकसद अचीव नहीं हो रहे। फिर क्या होता है? इन 1930 it focused upon excess power as Germany, Italy and Japan eventually leaded towards World War II. अब ये बेसिकली डिक्लाइन बता रहा है लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन एक तरफ हमने कहा कि उसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तबाह किया, वर्ल्ड वॉर 1 ने सोशल स्ट्रक्चर तबाह किया। इकोनॉमिकली क्या है? इकोनॉमिकली क्या हुआ कि जी जो डेवलपिंग स्टेट्स थी उन्होंने अपना कैपिटल, अपने रिसोर्सेज सारे इन्वेस्ट कर दिए हैं वॉर के अंदर, और इस इन्वेस्टमेंट ने उनको डिक्लाइन की तरफ लेकर गए हैं। और जो उनका जीडीपी रेट है वो ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ डिक्लाइन में 5 साल को थोड़ा अरसा नहीं होता। इकोनॉमी के हवाले से प्लान्स बनाए होते हैं स्टेट्स ने, और आप ये देखें कि 5 साल के अंदर जो है वो इकोनॉमी किस हद तक डिक्लाइन का शिकार होगी। और ये सारी इसमें वर्ल्ड पावर है, इसमें इटली, जर्मनी, जापान और ये हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो रशिया है, उसके अलावा जो है वो यूएसएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, उसके अलावा जो है पोलैंड है, ये स्टेट्स हैं। ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने
मुख्तलिफ दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स को जो है वो अपनी कॉलोनीज के तौर पर यूज़ कर रहा था। अगर आप इस पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं तो पाक स्टडीज़ के अंदर जब 1919 के अंदर जब खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की गई है, तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर ये देखा गया कि एक ब्लॉक के अंदर जब जर्मनी, इटली और जापान है, दूसरी तरफ फ्रांस है, दूसरी तरफ जो है वो हमें रशिया नज़र आता है, दूसरी तरफ हमें यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आता है, दूसरी तरफ हमें यूके नज़र आता है। तो अब यहाँ पे यूके जिसने सब कॉन्टिनेंट को अपनी एक कॉलोनी बनाया हुआ है, उसने ये देखा कि इसका यूके की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो जापान के साथ है, और जापान जो है वो यूके के ऊपर जब ओवरकम कर रहा है, तो क्या प्लान किया गया, हमें हिंदुओं ने, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ये प्लान किया कि हम जापान के साथ मिल जाएंगे। जापान को फतह हासिल हो रही थी ना, और ये और दूसरे ये भी ज़हन में रखें कि वो जो यूके वाला था, इधर जर्मनी वाला जो यानी ग्रुप था, इसके अंदर तुर्की भी शामिल था, और तुर्की जो है वो डिक्लाइन का शिकार भी हो रहा था। अब जापान जब यूके के बराबर आया है और यूके शिकस्त खाना शुरू हुआ है, तो जो कांग्रेस है उसने ये प्लान बनाया कि हम जापान की सपोर्ट करेंगे और जापान से ये कहेंगे कि वो जब फतह हासिल कर ले ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, तो ग्रेट ब्रिटेन से हमें आज़ादी ले दे। लेकिन ये चीज़ें हो ना सकें और ये मामलात ख़राब हुए, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना शुरू हो गई, और इसका नतीजा जो है, बाकायदा इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें नज़र आती है 1939 से 1945 वाला जो इरा है, जिसमें वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो रही है, और साथ ही हमें लीग ऑफ नेशन भी जो है वो सरफेस ऑफ ग्लोब से वैनिश होती नज़र आती है, क्योंकि वो मकसद, वो टारगेट अपने अचीव नहीं कर पाए। अब जब ये हो चुका, दुनिया को तकरीबन 11 साल जंग के अंदर रहती है, और इस जंग के अंदर मैस डिस्ट्रक्शन के जो है वो वेपन्स इस्तेमाल हो जाते हैं, इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये तबाही का शिकार हो जाते हैं। जब ये मामलात होते हैं तो वर्ल्ड अब इमर्ज होना चाहती है, फिर से एवोल्यूशनरी फेजेस की तरफ जाना चाहती है, और फिर ये है कि डिजीजेज आ चुकी हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिक्लाइन का शिकार हो चुका है, ह्यूमन साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर कुछ स्टेट्स जो हैं वो वॉर के बाद डिवीजन की तरफ जा चुकी हैं, टेरिटोरियल सॉवरेंटी चैलेंज हो चुकी है। अब ये एक ओवरऑल ग्लोब के ऊपर एक अनरेस्ट सिचुएशन है, और पीछे 10 साल का टेन्योर 11 साल का गुजर चुका है। इस सारे इरा के अंदर लोगों ने, हेड्स ऑफ स्टेट्स ने ये प्लान किया कि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम इतना स्ट्रांग और पावरफुल करें कि जब भी कभी किसी सूरत में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो दुनिया के अंदर, कहीं पे कोई स्टेट डिक्लाइन का शिकार हो रही हो, कहीं पे कोई नुकसान हो रहा हो, तो हम क्या करें कि उस इंस्टीट्यूशन को इंटरवीन करवाएं, और इंटरवीन करवाने के बाद हम कुछ पाबंदियां इम्पोज कर सकें दूसरी स्टेट्स के ऊपर, ताकि वो कोई ऐसा वेपन लॉन्च ना करें जो मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से हो। और फिर हम क्या करें कि जो डेवलपिंग या डेवलप स्टेट्स हैं ये कुछ फंड्स जारी करें, आप उन्हें जो है वो चैरिटी की सूरत में कह सकते हैं, आप डोनेशन की सूरत में कह सकते हैं, और इस सारे मकसद को ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन के इस्तेमाल किया जाए। जब ये एक एजेंडा, जब ये यानी ये हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पर आगे जो है वो एक इदारा जो है वो कायम करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन की तरफ जाते हैं। ये जो लफ्ज़ यूनाइटेड, पहले लीग ऑफ नेशन था, वो चाहते तो वो ही लीग ऑफ नेशन को फिर से जो है बना लिया जाता, लीग ऑफ नेशन के नाम पर एक इंस्टीट्यूशन फिर से कायम कर लिया जाता, लेकिन उसको शायद उसकी एक्टिव ना होने की वजह से, उसकी फेस सेविंग के लिए, और फिर उसकी प्रॉपर इंटरवेंशन ना होने की बुनियाद पर यह प्लान किया गया कि कोई नया इदारा कायम किया जाए, और उसका नाम भी नया हो। तो हमारे सामने क्या आता है, द टर्म यूएन, यूनाइटेड नेशन वाज कॉइन्ड इन 1942
by Winston Churchill and Franklin D. Roosevelt in the Declaration by United Nations. Declaration of United Nation क्या है? बेसिकली ये वो ही चार्टर है जो कि हमारे सामने खुतबा हुज्जतुल विदा का एक चार्टर था, जिस चार्टर की बुनियाद पर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। अच्छा, वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो खुतबा हुज्जतुल विदा बेसिकली जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता था कि सबसे पहले उसमें ये कहा गया कि जो है वो अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और इस्लाम को बतौर दीन के तुम्हारे लिए पसंद किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इस्लाम एज अ रिलीजन, इस्लाम एज अ मेथड ऑफ लाइफ has had been completed. No further addition, no further um, description or further script will be given by God. अब फिर क्या किया जाए? तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है वो रिलीजन खत्म हो गया। क्या रिलीजन रिजिड है? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसके बारे में खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर कहा जा रहा है ये तो मुकम्मल हो गया। तो वो ये जो लैपटॉप और मोबाइल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वारफेयर टेक्निक्स, स्टेट स्ट्रक्चर्स, ये पॉलिटिकल सिस्टम्स, तो ये सारे क्या हैं? क्या ये हलाल हैं, हराम हैं, इनको यूटिलाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे इस आयत का फिर मफहूम क्या था? इस आयत का मफहूम ये था कि जो प्रिंसिपल्स थे वो कंप्लीट हैं। अब उन प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो टिल जो है वो क़यामत चलती रहेगी। मतलब क्या है कि आप अपना जो कंसेंसस है, अपनी एनालॉजी है, उसकी बुनियाद पर इस्लाम के अंदर नई नई जो चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे नई से मुराद बिद्दत नहीं है, नई से मुराद ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो, बल्कि ऐसी चीज़ है जो कुरान और सुन्नत के पैटर्न के तहत आए और उसको हम अडॉप्ट कर लें। ये अब आ जाते हैं उस पर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का चार्टर था। उसमें बात क्या की गई? उसमें बेसिकली बातें ये की गई कि इंसान जो है वो बाय बर्थ आज़ाद पैदा हुआ है। ये ज़रूरतें हैं जो इंसान को मुख्तलिफ़ सियासी जमातों, मुख्तलिफ़ रियासतों, मुख्तलिफ़ कौमियतों के साथ जोड़ती हैं। इंसान को क्या करना है? इंसान को ये करना है कि वो अपने जो बाकी इंसानियत है उसके साथ मोहब्बत और अखुवत का रिश्ता कायम करे। इंसान के अंदर रवादारी का जज्बा पैदा होना चाहिए। इंसान के अंदर दूसरों के साथ भी वैसा ही सलूक करने का जज्बा होना चाहिए जिस तरह वो अपने अहले खाना के साथ करता है। यहाँ पे 2 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, ये अजान हो जाए।
जी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। अच्छा तो बात कर रहे थे बुनियादी इंसानी हकूक़ का चार्टर। बुनियादी इंसानी हकूक़ में हकूक़ को उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की है, फिर उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की बात की है, फिर उन्होंने सोशल राइट्स की बात की है, फिर उन्होंने इकोनॉमी के राइट्स की बात की है। फंडामेंटल राइट्स में किस चीज़ की बुनियाद बात की गई है कि इंसान को जो है वो फैमिली का हक है, इंसान को जो है वो फैमिली के बाद जो है वो उसको तालीम हासिल करने का हक है, घर बनाने का हक है, फिर उससे पहले जो है वो रिश्ता अज़वाज कायम करने का हक है, ये वो बुनियादी हकूक़ है। फिर उसको ज़िंदगी गुजारने का हक है, फिर उसको प्रॉपर्टी हासिल करने का हक है, फिर उसको जो है वो फ्रीली मूव करने का हक है। अगर पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल राइट्स के अंदर जो है इंसान को पॉलिटिकल एफिलिएशन का हक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हक है, इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का हक है। ये सोशल राइट्स की बात करते हैं तो उसको वो तमाम राइट्स मिलेंगे जो कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत आते हैं, जिसमें वो घर बनाने का हक है, जायदाद बनाने का हक है, जायदाद के अलावा जो है वो बिजनेस का हक है, इकोनॉमी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का हक है, और उसके बाद अर्निंग का हक है। किस सूरत में? कि जो स्टेट का एक बुनियादी बनाया गया लॉ एंड ऑर्डर है उसके तहत। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है कि इसने वो जो खुतबा हज्जतुल विदा की बातें थी और जो अपने राइट्स थे इनको मिक्स किया है और एक जो है वो चार्टर पेश कर दिया है और डिक्लेरेशन पेश कर दी है। अब इस डिक्लेरेशन के तहत आप क्या है कि किसी शख्स की जान, माल और इज्जत और नामूस जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब उधर आ जाएं, खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए, कि तुम में से किसी भी शख्स, तुम्हारे लिए तुम में से हर शख्स या किसी एक मुसलमान का जान, माल और खून दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम करार दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया। तो नबी पाक सल्लम ने क्या कहा कि आप सल्लम ने कहा कि ज़माना जाहिलियत की जो रस्म व रवाज थे और जो सूद थे मैं उनको मुआफ़ भी करता हूँ और उन तमाम रस्म व रवाज को अपने कदमों तले रोंदता हूँ। ये बातें। बाकी यहाँ पे क्या कहा कि बराबरी की बात की गई यूनाइटेड नेशन के अंदर। उधर क्या कहा गया कि किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई जो है फजीलत नहीं, फजीलत का म्यार तकवा का। अब यहाँ पे तकवा नहीं वो कहेंगे क्योंकि वो रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करे। तो ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए वो डिक्लेरेशन, पहले एक चार्टर बनाया गया, उस चार्टर की बुनियाद पर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। अच्छा, अब ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? ये 1945 के अंदर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर हुई है, जहाँ पे बाकायदा ये चार्टर प्रेजेंट किया गया, अप्रूव किया गया और एक इंस्टीट्यूशन कायम हो गया जो कि 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हमारे सामने बाकायदा एक इदारे की शक्ल में सामने आता है। अच्छा, फिर क्या है जी? अब ये इंस्टीट्यूशन जो बना लिया गया, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स थे, कुछ इसकी बॉडीज थी, कुछ इसके ऑर्गन्स थे। जिस तरह हम स्टेट की बात करते हैं ना कि स्टेट के मेजर ऑर्गन है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसी तरह इसके कुछ ऑर्गन्स थे कि मेन एक इसकी बॉडी होगी, उस बॉडी के नीचे डिफरेंट छोटे छोटे जो है वो इदारे होंगे और वो इदारे जो है इसी अम्ब्रेला को, इसी प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए इसके एजेंडे को दुनिया के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, दुनिया को उस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे और एक सॉफ्ट इमेज जो यूनाइटेड नेशन का है वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने पेश करेंगे, वर्ल्ड नेशंस के सामने पेश करेंगे, ताकि डिप्रेस्ड कम्युनिटीज, ओप्रेस्ड कम्युनिटीज, पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने वाली कम्युनिटीज जो है या स्टेट्स जो है, उनको एक एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक करते हुए एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करके उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो प्रोटेक्शन है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो इस सूरत में जो इसके ऑर्गन है वो क्या है? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये वो चीज़ें, ये वो हैं जो कि हमने कोशिश करनी है कि आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर सकें। अच्छा, अब क्या है
सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे सामने द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि इट इज मेन बॉडी विच यूनिवर्सली वर्क फॉर द पॉलिसी मेकिंग। एक चीज, it was established on 1945 and its headquarter is in United States of America। इसका मकसद क्या था? पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। फिर क्या होता है, जनरल असेंबली जो है वो एक और काम भी करती है, दुनिया के अंदर जो मेन इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो सेक्टेरियन वायलेंस का जो है वो इशू है, चाहे वो जो है वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो चेचनिया का इशू है, चाहे वो सर्बिया का इशू है, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इशू है, चाहे वो बैलेट गन्स का इस्तेमाल है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई इम्प्लीमेंटेड एक इमरजेंसी सिचुएशन है, चाहे वो कोविड-19 है, या कोई भी एक इशू है इंटरनेशनली, कोई आपने कोई पॉलिसी बनानी है किसी स्टेट के हवाले से, किसी स्टेट की जो है वो कोई उसने कोई नया मैस डिस्ट्रक्शन का वेपन लॉन्च किया है, उसको टैकल करना है। ये चीजें इनडायरेक्टली, इसमें कुछ चीजें डायरेक्टली आएंगी। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट इसके जो है वो इसकी बॉडीज हैं, इसके ऑर्गन्स हैं, जो कि मेंटेन कर रहे हैं स्टेट्स को, स्टेट्स के स्ट्रक्चर को, स्टेट्स के अंदर सिक्योरिटी को, स्टेट्स के अंदर पीस को, स्टेबिलिटी को। स्पेशली बोको हराम जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, या कोलंबिया के अंदर ड्रग लॉर्ड्स जो हैं, उनका एक इशू है। और फिर जो सुपर पावर्स हैं वो क्या करती हैं कि ऐसे इश्यूज की बुनियाद पर किसी दूसरी स्टेट्स की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज कर देती हैं। तो यूएन जो है, इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ऐसी स्टेट्स के अंदर जाते हैं और जाके ग्राउंड रियलिटीज जो है वो और स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा इकट्ठा करने के बाद फिर वो इस जनरल असेंबली के जो प्लेटफॉर्म है इस पे बात होती है। पहले एक फुल जो है बेंच आपका जो है वो एक इजलास होता है, उसके बाद इंडिविजुअल बेसिस पे जो लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या जो यूनाइटेड नेशन ने ग्राउंड रियलिटीज इकट्ठी की है, या दूसरी स्टेट का जो एक एजेंडा है, या जो विक्टिम स्टेट है उसका जो एजेंडा है, क्या ये दोनों आपस में मैच करते हैं, या इनमें कोई क्लैश है, या इस रिफ्ट को किस तरह डिक्रीज किया जा सकता है, ये इश्यूज है। अच्छा, अब क्या है, इस प्लान को या ये जो इश्यूज मैंने आपको बताया इनको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस क्या है? तो बता रहे हैं कि एवरी ईयर इन सितंबर द फुल मेंबरशिप, द ग्लोबल फुल मेंबरशिप मीट्स हियर। जितने यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो कितने 194 का डिजिट भी मिलता है कि 194 के करीब जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, और वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं जनरल असेंबली के अंदर। फुल बेंच इजलास होता है जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाए जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट डिसीजन किस हवाले से हैं कि जिसमें स्टेट्स की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट स्टेट्स की जो है वो इश्यूज़ को डिस्कस किए करेंगे, और फिर मौक़िफ़ सुनने के बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो इनके दरमियान जो एक टेंशन की फिजा कायम होती है उसको कोशिश ये करेगी, क्योंकि इसका मकसद क्या था, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस को प्रिवेल किया जाए। तो ये क्या काम करेगा, ये उनको टेबल टॉक्स के ऊपर लेकर आएगा डिप्लोमेटिक अंदाज में, ताकि इनके दरमियान जो रिफ्ट है उसको खत्म किया जा सके। फिर एक और काम होता है, द जनरल असेंबली ईच ईयर इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। हर साल के लिए बेटा ये एक अपना सदर मुंतखब करते हैं, वो उसके जो अपने मेंबर्स हैं उसमें से ही स्टेट्स के जो हेड हैं उनमें से कोई एक बना दिया जाता है। फॉरेन जो सेक्रेटरी है वो बना दिया जाता है। 1970s के अंदर हमारा यानी 70s के अंदर पाकिस्तान के जो एक पाकिस्तान के कोई एक साल के लिए प्रेसिडेंटशिप दी गई थी, और नाम मैंने आज सर्च किया था, ज़फ़रुल्लाह साहब कोई थे जो कि
जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने 1 साल के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर जनरल असेंबली के जो छोटे इजलास होते थे जो एनुअल बेस पे नहीं होते थे उसमें रिप्रेजेंट किया था। और फिर क्या किया था कि ये डिफरेंट स्टेट्स जो थी जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और वहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उन उस टेंशन के जो लेवल था उसको डिक्रीज करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये उन स्टेट्स का इन्होंने विजिट किया। और विजिट करने के बाद इन्होंने वहाँ उस हवाले से जो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। फिर एक और काम होता है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है, इसमें यूनिसेफ के नाम से एक इदारा है। उसका क्या काम है? उसका फोकस है चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर। दुनिया के अंदर कई ऐसे बच्चे हैं जो पोलियो के अंदर, जो ये जो थैलेसीमिया है, कैंसर है, या जो टीबी की बीमारी है, या माजूर हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, वो बच्चे, उनका डाटा इकट्ठा करना, उन बच्चों को बचपन से वैक्सीन की प्रोविजन करना और वैक्सीन एक ऐसे चैनल के जरिए प्रोवाइड करना कि जिसमें किसी किस्म का पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ना हो बल्कि ग्लोबल इंटरेस्ट जो है उसको मेंटेन रखा जाए। फिर स्टेट की कोई इकोनॉमी या स्टेट की कोई ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से अपना एक एजेंडा इम्पोज करने की कोशिश करती है, तो इस किस्म के एजेंडे जो हैं उनसे बाज रखने के लिए जो एक किरदार अदा करेगी वो ये यूनिसेफ करेगी। फिर इनका क्या काम है कि ये बच्चों की जो एजुकेशन है उस पे काम करेंगे यूएस एड के जरिए, जो उसमें जो है वो फंडिंग होती है। और फिर ये यूनिसेफ का इदारा जो है ये ही क्या करता है कि ये बच्चों की तालीम के हवाले से काम करता है। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। एक और काम यहाँ पे ये होता है कि स्टेट्स जो हैं उन स्टेट्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा मुरतब किया जाता है कि कितने बच्चे स्कूलों में हैं और कितने बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। इस चाइल्ड लेबर की जो बीमारी है इसको एलिमिनेट करने के लिए यूनिसेफ अपना किरदार अदा करती है। तो ये इसका एक यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ये काम होता है इसका। अच्छा, फिर आगे एक और इसका इदारा है यूनाइटेड नेशन का जिसका नाम है जी सिक्योरिटी काउंसिल। इसका क्या काम है जी? इट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लोबल पीस। इट हैज 15 members from which 5 are permanent and 10 are non-permanent. Each member has one vote. अच्छा, ये एक इसका जो है वो इसका टास्क है। फिर क्या है एक और जो इसका फंक्शन है कि इट्स मेजर टास्क इज टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एग्रेशन अमंग स्टेट्स। दिस बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन impose sanctions upon different states when they threaten the international peace by nourishing the concept of nuclear or any other weapons of mass destruction. ये है बेटा वो इदारा जो आप सुनते हैं कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां आयद कर दी, या जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां आयद की जाती हैं। तो बेसिकली ये वो चैनल है जिसको यूटिलाइज करते हुए या जिस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को के ऊपर सैंक्शन इम्पोज की जाती हैं। सैंक्शन इम्पोज करने का प्रोसीजर क्या है और किन स्टेट्स के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं, आप ये ज़हन में रखें कि मैं आपको ये बताऊंगा अभी इसके यूनाइटेड नेशन के अंदर जब इसके हम प्लान्स और इसके जो काम हैं वो पढ़ेंगे तो उसमें एक बात ये है कि यूनाइटेड नेशन के बॉडीज़ के अंदर ही इसके डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं उसके तहत ही एक चीज़ आती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसी के तहत आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है IMF, इसका क्या काम है कि ये परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस से फंड्स लेते हैं और फंड लेने के बाद इनका क्या काम होता है कि ये वो कम्युनिटीज जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं जिनका GDP रेट कम है, जिनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग नहीं है और वो G20 के अंदर या G8 के अंदर जो ग्रेट
या डेवलप्ड 8 हैं उनके अंदर नहीं आते, उनको ये इमदाद फराहम करती है। अब जब आप किसी को इमदाद दे रहे हैं तो आप इमदाद देते हुए उसके ऊपर यानी वो इमदाद देते हुए साथ शराइत भी लागू कर लेते हैं कि आपको हम ये पैसे दे रहे हैं और आप अपनी इकॉनमी जो है उसको स्टेबल करें, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं, हमारी कुछ बातें हैं जो आप मानेंगे तब जाकर आपकी स्टेट जो है उसको हम एक कर्जा या हम जो पैसे हैं वो दे सकेंगे। अब इस बात को अगर ज़हन में रखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने आता है, और वो तमाम स्टेट्स जिनमें आप जो है वो कोरियन स्टेट्स की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, या पास्ट के अंदर अगर सब कॉन्टिनेंट जो साउथ एशियन रीजन है इसके अंदर स्पेशली अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर प्लान स्टार्ट किए हैं तो उनके ऊपर जो सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के जरिए की गई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए की गई हैं। और आज भी अगर कोई स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल पीस को थ्रेटन करेगी तो ये इंटरवीन करेगा और अपने उस हेजमोनियल बिहेवियर की बुनियाद पर ये दूसरे स्टेट को ये इस तरफ जो है वो उन्हें कायल करेगा कि आपकी वजह से, आपके इस मैस डिस्ट्रक्टिव वेपन की वजह से क्या होगा कि ग्लोबल पीस थ्रेटन होगा, और उसके साथ साथ ये जो प्लेनेट है अर्थ इसके ऊपर जो है वो इंस्टेबिलिटी कायम हो जाएगी। लिहाजा आप ये ना करें, अगर आप करेंगे तो हम ना सिर्फ आपकी इमदाद बंद कर देंगे बल्कि वो जो आपने एमओयू साइन किए हुए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से या एजुकेशनल प्रोग्राम्स के हवाले से या कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से या कोई टेरिटोरियल सॉवरेंटी आप शेयरिंग हो रही है या कोई इस तरह का आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उन तमाम चीज़ों को बंद कर देंगे। और ये कौन करेगा? ये करेगा द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हु आर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये अप टिल नाउ 2600 resolutions were presented for peace promotion, but 80% went unattended. What were the reason behind this huge digit? कि 80% जो चीजें वो तो हो ही नहीं रही, फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप को किस बात के या किस पावर की बुनियाद पर अपनी एक इजारादारी कायम करता है? तो बात ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ स्टेट्स हैं जिनमें स्पेशली अगर हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ये सिर्फ इसके परमानेंट मेंबर्स ही नहीं बल्कि डेवलप्ड स्टेट्स हैं। और ये डेवलप्ड स्टेट्स क्या काम कर रही हैं? ये उस यूनाइटेड नेशन के ऊपर अपना एक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस शो करती हैं, जिसकी बुनियाद पर स्टेट इस यूनाइटेड नेशन ने जो एक पॉलिसी बनाई होती है कि फलां ने अगर इंटरवीन किया या फलां ने किसी की जो है वो सॉवरेंटी को चैलेंज किया, किसी के जो है वो स्टेट स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, तो हम क्या करेंगे? हम उसके खिलाफ जो है वो करारदाद लाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे। तो इस तरह की रेजोल्यूशन पेश हुई, तो उसमें ये जो परमानेंट मेंबर्स थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलायंसेस क्रिएट किए। मसलन वोट सिस्टम होता है, अब आपने देखा है वोट सिस्टम का, अब ये चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके ये क्या करेंगे कि इट हैज 15 members from which 5 are permanent and 10 are non permanent। अब वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे गेम आती है कि आपने किसी सैंक्शन को, किसी रेजोल्यूशन को पास ना होने में जो अगर किरदार अदा करना है तो वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको अपने साथ मिला लें, चाहे आप ब्लॉक की सूरत में मिला रहे हैं, चाहे आप बैलेंस ऑफ पावर की सूरत में मिला रहे हैं, चाहे आप मल्टीपोलैरिटी के कॉन्सेप्ट में मिला रहे हैं या यूनिपोलैरिटी के अंदर आपका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप उनको अपने साथ मिला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि बहुत सारी रेजोल्यूशंस जो हैं जो यूनाइटेड नेशन की हैं वो अनइंटेंडेड जाती हैं और वो पास नहीं हो पाती, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बनती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है जी? फिर एक और चीज हमारे सामने आती है जी, ये भी वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर स्टेट्स जो हैं, कई बेचारी स्टेट जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पाते, उनके मसाइल अनअटेंडेड रह जाते हैं। और ये जो 80%
आपकी रेजोल्यूशंस हैं, ये भी अनइंटेंडेड रह गई। वो उसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह ये है, एक सेकंड, अच्छा उसकी वजह ये है, वो कहता है जी वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर समझ लें कि आपके पास एक तलवार है जो कि आपने म्यान के अंदर बंद की है, और वो म्यान भी आपके पास है और वो तलवार भी आपके पास। जब आपने किसी चीज को नहीं मानना, आपने तलवार निकाली, आपने कहा नहीं भाई मैं नहीं मानता, और आपने वो जो है वो एक किस्म का जो है वो थ्रेट कर दिए। अंडर आर्टिकल 27 of the United Nations Charter, Security Council decisions on all substantive matters require the affirmative votes of 9 members. A negative vote or veto by a permanent member prevents adoption of a proposal even if it has received the required vote. Required vote हो गए, सारे जो हैं वो जितने चाहिए थे वोट वो मिल गए और सारा कुछ हो गया, लेकिन वो जो परमानेंट मेंबर था उसने आर्टिकल 27 को यूज़ करते उसने कहा मैं वीटो करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। बात किसकी मानी जाएगी? परमानेंट मेंबर की, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। मसलन मैं आपके सामने बताता हूँ, एज ऑफ 2012 269 vetoes had been cast since the Security Council's inception. In this period, China used the veto 9 times, France 18 times, USSR या Russia 128 times, the UK 32 times and the US 89 times. Roughly two-thirds of Soviet Russian vetoes were in the first 10 years of the Security Council's existence. फिर आगे वो बात करता है कि between 1996 and 2012, China vetoed 5 resolutions, Russia 7 and the US, United States 13, while France and UK did not use the veto. अब ये बेटा वीटो क्यों यूज किया गया, किस बुनियाद पर किया गया, यूएसएसआर ने क्यों किया, और वो जो दुरानिया है वो दुरानिया कौन सा है, उसमें 89 टाइम्स, और ये जो सोवियत रशिया ने जो फर्स्ट 10 ईयर्स में जो यूटिलाइज किया है वो क्यों किया है? आपने बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि 50 से स्टार्ट होता है और 1991 तक रहता है, और इसमें आपने ये देखा कि वर्ल्ड जो है बाइपोलर है, और बाइपोलर में यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आमने सामने है, और कोल्ड वार का दुरानिया है ये स्टेट मुख्तलिफ इश्यूज की बुनियाद पर, वो कम्यूनल राइट्स हैं, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इन इश्यूज की बुनियाद पर वो इंस्टेबिलिटी करता है रशिया के अंदर, और रशिया अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए इस वीटो का जो प्लान है उसको यूटिलाइज करता है ताकि इसकी एग्जिस्टेंस जो है उसको चैलेंज ना किया जा सके। जब ये वीटो का जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल होता है तो फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म क्या यूज किया जाता है? प्रॉक्सी वार का, और प्रॉक्सी वार के अंदर क्या होता है कि यूएसएसआर के टुकड़े कर दिए जाते हैं अफगान वार के जरिए। तो ये वीटो पावर फिर रिसेंटली वो जो पैलेस्टाइन वाला इशू था उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वीटो किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम इसराइल की जो वो है सॉवरेंटी उसको एडमिट करते हैं, हम पैलेस्टाइन की सॉवरेंटी को एडमिट नहीं करते। उम्मीद थी कि शायद जो है फ़लस्तीन का जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ना हो सका। तो ये वीटो की एक जो है वो एक आप समझ लें कि एक वेपन के तौर पर यूज होता है। अच्छा, अब इसका एक और ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट इज आल्सो अ प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, फिर अगला इसका क्या है? इट हैज 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 3 years। अब इसमें काम क्या किया जाता है कि स्पेशल कमीशन बनाए जाएंगे, और उन कमीशंस का मकसद क्या होगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर कौन सा
इकोनॉमी के हवाले से जो स्ट्रक्चर है जो ओवरऑल ग्लोब के ऊपर चल रहा है, जिस तरह आपके सामने जो है वो कैपिटलिस्ट थॉट है, सोशलिस्ट थॉट है, कम्युनिस्ट थॉट है, इनको बतौर इकोनॉमी के इस्तेमाल किया जाता है कि हम इस स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे और इसकी बुनियाद पर हम देखेंगे कि जो कैपिटल ऑफ स्टेट है वो किस तरफ जाता है। अब इसकी वजह से अब जरूरी तो नहीं है कि किसी एक स्टेट के अंदर आपने ये इकोनॉमी का ये स्ट्रक्चर लॉन्च किया है और वो स्टेट इस स्ट्रक्चर को कबूल भी कर ले और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रख सके, तो ये ज़रूरी नहीं है। मसलन अगर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर कायम है, जिसमें अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है स्टेट्स जो हैं वो कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर चल रही हैं और कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर चल रही हैं। इसकी बुनियाद पर स्टेट्स के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं और इसकी बुनियाद पर स्टेट्स के जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो सकते हैं या डिक्लाइन का शिकार हो सकते हैं या डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का क्या काम है कि ऐसी तमाम कम्युनिटीज, ऐसी तमाम स्टेट्स जिनमें इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी आ गई है, किस बुनियाद पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ग्राफ है उसके अंदर स्टेबिलिटी ना होने की बुनियाद पर, या उनके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रेशर ग्रुप्स किरदार अदा कर रहे होते हैं, वॉर्स चल रही होती हैं, उसकी बुनियाद पर आ सकती है इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी रेट जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर गुरिल्ला वार्स चल रही होती हैं, इसकी बुनियाद। अब इसने क्या करना है, ऐसी स्टेट्स की इमदाद करनी। फिर एक और मसला आता है, जो डिजास्टर सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो है वो कहीं पे कहत की सूरत हाल पैदा होगी, कुछ अर्थक्वेक आ गया, सुनामी की सिचुएशन पैदा होगी। ये वो सिचुएशंस हैं जिनकी बुनियाद पर स्टेट की इकोनॉमी या स्टेट का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिक्लाइन का शिकार होगा या कोलैप्स कर जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन इनकी स्टेबिलिटी के अंदर किरदार अदा करेगी। सोशल काउंसिल क्या करती है? सोशल काउंसिल का वही किरदार है बेटा जो मैंने आपके सामने पहले बताया कि जब वर्ल्ड वार 2 होती है तो वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 का वो जो सारा टाइम स्पैम है 1914 से लेकर जो है वो 1945 तक, ये जो सारा टाइम पीरियड है इसके अंदर साइकोलॉजिकली जो है वो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर तबाह हुआ है, सिविलाइजेशन डिक्लाइन का शिकार हुई है, कोलैप्स कर गई है कुछ रिलीजन की बुनियाद पर। तो ऐसी सूरत में ये क्या करेगी कि ये रेशियल डिफरेंसेस जो हैं, कम्युनल राइट्स जो हैं, ये इनका खात्मा करके इक्वलिटी का जेस्चर क्रिएट करेगी। रेसिज्म, स्लेवरी, ये सारा ख़त्म करके इक्वलिटी का जो एक प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करेगी ताकि लोग और सोसाइटीज़, सिविलाइजेशन जो हैं वो फिर से इवॉल्व करना शुरू कर दें। और क्या इसका एक रफली डिजिट पेश किया गया, द यूएन इज स्पेंडिंग 2 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज टू मेंटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी। कोई इस तरह के सीड्स हैं, फूड है, क्रॉप्स हैं, इनको जो है वो लगाया जाए ताकि ग्रीनरी को भी कायम किया जा सके और इकोनॉमी को भी जो है वो बूस्ट किया जा सके। फिर द काउंसिल इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल टू ब्रिंग सोशल हार्मनी बियॉन्ड कम्युनल एंड रेशियल डिफरेंसेस। कि वो ये आपने ये वो जो अमेरिका के अंदर एक ब्लैक का और जो वाइट का कॉन्सेप्ट था, फिर लैटिन अमेरिकन का था, जो वो उधर ब्राज़ील के अंदर जो इश्यूज पैदा हुए थे, फिर इधर अफ्रीका के अंदर जो वो नेल्सन मंडेला की मूवमेंट चली थी, ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन रखना। क्यूबा के अंदर जो उधर फेडरल कास्ट्रो का जो एक इनकलाब था उसने क्या चीज़ क्रिएट की है। मिडल ईस्ट की तरफ आते हैं तो मिडल ईस्ट के अंदर कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमी के अंदर और सोशल हार्मनी के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है। फिर अगर जो अरब स्प्रिंग है, अरब लीग है, इसके अंदर आते हैं तो उसमें जो सऊदी अरेबियन स्टेट्स हैं या गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या स्टेट इशू है। साउथ एशियन रीजन जो है वो किस हद तक रेशियल सुपीरियरिटी या ओप्रेस्ड सिचुएशन का शिकार है। तो ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन करना यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम है। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे जी ट्रस्टीशिप
जो वो काउंसिल है वो है, ये है जी इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर टेरिटरीज। अब ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है ये क्या काम करती है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से पढ़ के बता देता हूँ और फिर एक आपको ओवरऑल इसका जो है वो रिव्यू देता हूँ। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1945 अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर चैप्टर 13 फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ऑफ द चार्टर, ट्रस्टीशिप सिस्टम वाज अप्लाइड। अब बेसिकली आसान अल्फाज में बेटा ये है कि यूनाइटेड नेशन की ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसने 11 रियासतों को अपने सुपरविजन में लिया। जिस तरह आप समझते हैं ना कि एक अडॉप्टेड आपने चाइल्ड रखा है, आपने एक बच्चा अडॉप्ट किया है और आप ये कहते हैं कि इस बच्चे के बचपन से लेकर जवानी तक हम इसके हर मामले को, जब तक कि ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, हम इसके हर मसले को, इसकी इकॉनमी, इसकी पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी के तमाम जो इश्यूज हैं उनको हम देखेंगे। ये यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल ने काम किया। अब ये 11 टेरिटरीज को अडॉप्ट किया, ये डिफरेंट है। इसमें पालोआ है, इसमें जो है वो पोलैंड था, इसमें और भी हैं कुछ स्टेट्स हैं जो कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर आती थी। अच्छा, अब ये ट्रस्टीशिप चलती रही, ये काउंसिल अपना काम करती रही, एड्स लेती, एड्स लेकर उन स्टेट्स को पहुंचाती, उन स्टेट्स की हेल्थ इश्यूज थे, इकोनॉमी के थे, स्टेबिलिटी के थे, ये सारे मामलात को ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो डील करती रही। लेकिन 1994 के अंदर जो लास्ट टेरिटरी थी, जो लास्ट स्टेट थी, उसने भी आज़ादी हासिल कर ली। ये आज़ादी हासिल करने के बाद, आज़ादी किस तरह, वो इंडिपेंडेंट होगी या किसी की कॉलोनी होगी तो उसने उस सिस्टम से आज़ादी हासिल कर ली, या इकॉनमी की बुनियाद पर वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो स्टेट जो है उसने कहा कि मैं अपना मेंटेनेंस के जो इश्यूज हैं वो सारे खुद डील कर लूँगी। इसलिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लाइन नहीं हुई, बल्कि इसने ऑपरेशंस जो है वो क्लोज कर दिए। तो क्या हुआ जी कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड डिस्कस reports from administering authority on the political, economic, social and educational advancement of the peoples of trust territories। कि वहाँ के जो लोग हैं उनके तालीम के मसले हैं, सेहत है, ट्रांसपोर्टेशन है, इकॉनमी है, उनको डील किया। लेकिन 1994 में सारी रियासतें आज़ाद होगी तो वो जो वक्फ का था कि हमने ये अपनी दौलत इस रियासत के लिए वक्फ की, हमने ये फंड इसको एलोकेट किया, हम ये काम करते हैं, इसकी टोटल हमारे ज़िम्मे है, तो वो काम ख़त्म हो गया। अब वो आज़ाद हैं, अब वो अपने सारे मामलात को खुद चला सकते हैं। लास्ट में है जी हमारे सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है और इसका एक इंस्टीट्यूशन है विच वर्क फॉर द इंटरनेशनल justice, international implementation of law and order, maintaining law and order, focus upon the punishment while avoiding or while violating the law and order situation internationally. फिर if any state intervene illegally in others political or territorial sovereignty of the state, एक चीज, if any state illegally impose any sanctions or jurisdiction upon other states, तो क्या करेगा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसके सामने मामलात या इश्यूज पेश किए जाएंगे। अच्छा, it was founded on 26 June 1945 and its headquarters is in Hague, Netherlands. It comprises of 15 judges elected by United Nations National Assembly and Security Council for 9 years. The purpose is to provide justice on international disputes. A complaint by the अच्छा, अब ये इसकी जब से ये कायम हुई है बेपनाह कंप्लेंट्स पेश हुई हैं। उन कंप्लेंट्स में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो अनइंटेंडेड गई हैं और उस अनअटेंडेंट होने की बुनियादी वजह प्रॉपर जो है वो ट्रायल का ना होना, प्रॉपर केस को फॉलो ना करना है, ये वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर केसेस ना चल सके और वो
इल्तवा का शिकार हो गए। उसमें ये कुछ कंप्लेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अ कंप्लेंट बाय द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो दैट इट्स सॉवरेनिटी हैड बीन वायलेटेड बाय युगांडा, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। अ कंप्लेंट बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग a death penalty verdict against an Indian citizen कुलभूषण यादव by a पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट। अब ये ओवरऑल तो ये लग रहा है कि जी जिस तरह इंडिया के साथ जुल्म हुआ है और ज्यादती हुई है, लेकिन ये जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में चीज़ें सामने आती हैं कि किसने पॉलिटिकल इंटरवेंशन की है, किसने एक जो है वो जासूसी का किरदार अदा किया है, या को टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। तो इस तरह के जो LOC के इश्यूज हैं, फिर कश्मीर इश्यूज हैं, ये वो मामला, फिर वो जो इंडस बेसिन ट्रीटी है या 65, 71, 99 ये तमाम वॉर्स हैं, ये इस तरह के जो इश्यूज हैं ये यहाँ पे पेश होते हैं। उसमें वायलेशन पे डिपेंड किया जाता है, केस विदड्रॉ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पार्ट ए था हमारा, जिसके अंदर हमने इसके एक जो है वो बुनियादें क्या क्या इसके ऑर्गन्स हैं वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पावर्स और फंक्शंस देखेंगे और इसकी जो करंट सिचुएशन है कि ये किस हद तक उसको मेंटेन कर पाई है या नहीं कर पाई उसको देखेंगे। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर जो आपने अभी बोला था कि कोई पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बना था, उनका नाम क्या था? आपको चुप था यार जफरुल्लाह नाम था। मैं एग्जैक्टली डिजिट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। और इस हवाले से एक मेरा जो है वो शक है कि ये वही जफरुल्लाह साहब थे जो बाद में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिन्हें कादियानी करार दे दिया गया था, नॉन मुस्लिम। मैं फिर भी आपको कंफर्म कर देता हूँ इसका। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स वगैरह ने इदारे बनाए हुए हैं अपने, और सर हमने जहाँ तक देखा है कि सर जी आपसे सुन रहे हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है, थोड़ी सी इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ली है इस उम्र में, और हमने क्या करना है सर जी। इसमें बात सिर्फ जो एक गुजारिश पूछना चाह रहा हूँ कि सर वाई दे डू नॉट मेक जस्टिस यूनाइटेड नेशंस में। रिसेंटली इम्पैक्ट पे आपसे बात करूँ, इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में जाके बेतहाशा बड़ी खूबसूरत तकरीर की है। सर व्हाट वाज दैट इम्पैक्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीच ऑन सिक्योरिटी काउंसिल? सर इंडिया कश्मीर इशू एज इट इज, कर्फ्यू नहीं हटा। बेशक उसकी डेमोक्रेसी को, उसकी क्या नाम है सर, उसके बजट को, उसको एक बेसिक धचका लगा है, लेकिन सर बात तो आती है ना कि इशू की। कर्फ्यू अभी तक इंडिया से नहीं है, तो सर व्हाई शैल वी डिपेंड अपॉन यूनाइटेड नेशंस? सर ये हमारी, अभी आपने से हिस्ट्री का थोड़ा जिक्र किया था जब आपने बताया था कि खुतबा हज्जतुल विदा की, और दूसरी इन्होंने अपनी को कंपाइल करके अपनी यूनाइटेड नेशंस फॉर्म कर दी, जिसमें से इन्होंने अपने मुफाद के लिए कुछ चीज़ें रखी, कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी। तो सर जी देखा ये जा सकता है कि सर जी व्हाई दे आर नॉट मेकिंग जस्टिस इन दिस स्टेट, नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम 1947। सर प्लीज इसमें थोड़ी वजाहत कर दें, शुक्रिया। हाँ, मैं वजाहत कर देता हूँ। मैंने आपसे गुजारिश की है कि 5 परमानेंट इसके मेंबर हैं, जो कि चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, UK है। अब ये जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है? इन परमानेंट मेंबर से मुराद ये है कि ये परमानेंट मेंबर इसके सबसे बड़े डोनर हैं, फंड्स देने वाले हैं। और उसके अलावा ये 5 परमानेंट मेंबर डोनर होने के साथ साथ वीटो पावर भी रखते हैं। फिर ये जो इदारा है जिसको हमने कायम किया था पीस, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के लिए, ये बेसिकली उनके एक पपेट का किरदार अदा कर रहा है और कोई भी कुछ भी नहीं है, जिसकी सर वजह यानी से कि बिकॉज हमारे दे फंड, सर जी हाँ यानी कि आप फंडिंग डोनेशन करते हैं। बिल्कुल सर, फंडिंग करते हैं सर। बेसिकली तो ज्यूरलिज्म जो इसराइल है, बेसिक फंडिंग तो सर इस वक्त अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं ना हर मुल्क को, हाँ और जी, बाकी जो मुल्क कर रहे हैं सर, यानी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो उनकी बुनियाद है इस वक्त। और बाकी बिल्कुल जो ऐसा। मेंबर्स आपने कहा जो इलेक्ट होते हैं 9 मेंबर्स सर, आपने कहा जी 5 जी मेंबर्स परमानेंट होते हैं और 9 जो जी होते हैं वो परमानेंट नहीं जी होते सर। अब जैसे कि जी आपने कहा कि जो भी मसला क्रिएट होता है वो 9 मेंबर्स जो होते हैं वो अपनी मर्जी के लगा के उसमें से वो अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लेते हैं, या वो कोई भी टेरिटरी या कोई भी सर कोई भी वो तंजीम या कुछ भी सर वो चलाने नहीं देते। सर बेसिक मसला ये है कि सर वाई हम जैसे कि अभी एक स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारे जैसे सर बाकी बहुत सी स्टेट्स हैं
सर व्हाई डू वी डिपेंड अपॉन यूनाइटेड नेशंस? बिकॉज वी आर डेवलपिंग स्टेट, हमारी सर इकोनॉमी इसका स्टेबल मतलब है नहीं कि है। हमने अपने हाथ पैर कटवा के दे दिए हुए हैं ना। हाँ हाँ ना यार, मैंने आपको बताया नहीं, आईएमएफ की बात नहीं मैंने की। बिल्कुल सर। अब हम सर देखें, अब आप सर और मैं डेवलपिंग जो है, स्टेट्स तो हैं सर, वो तो मुंह आप भी और नहीं खोल मैं इस सकती। वक्त कितने मकरूज हैं। सर हम तो मकरूज नहीं थे, हम अपनी हुकूमतों की वजह से मकरूज हुए हैं। नहीं मेरा बेटा, वही बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी हुकूमतों की वजह से। वजह ये है कि हमने पीछे जो, मैं ये रिकॉर्डिंग ज़रा जो है वो इसको स्टॉप कर लूँ, उसकी वजह ये है कि ये फिर ज़्यादा ना लंबी ना हो जाए, ताकि उसमें अपलोड भी हो सके। फिर जी सर। क्वेश्चंस पे आता हूँ।